हुंडई वालों कुछ सीखो इनसे, ऐसे स्टेबल करते हैं गाड़ियाँ। मतलब कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं यार भाई साहब। चालान भी दिया है, चालान देने के बाद बात कर रहे हैं। हाँ। 200 bhp प्लस उसको हैंडल करने के लिए ठीक ठाक स्टेबिलिटी इस गाड़ी में है और ये काफी जल्दी सेटल भी हो जा रही है। बिल्कुल अलग एहसास है गाड़ी के अंदर। देखो वेन्यू तो लॉन्च हो गई, वेन्यू में एन लाइन भी लॉन्च हो गया, लेकिन आपने क्या कभी वरना का एन लाइन देखा है इंडिया के अंदर? नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ वरना एन लाइन। और सबसे बड़ी बात इस वरना की ये है कि ये 200 bhp के आसपास प्रोड्यूस करती है। वैसे ये पहली बार नहीं आ रही है गाड़ी हमारे चैनल में, पहली बार आ चुकी है। आइए सुशांत भाई, ये गाड़ी है सुशांत भाई की। पिछले बार जो इन्होंने मॉड्स किए थे उसकी वजह से 190 bhp 100 स्टेबिलिटी वैसी थी गाड़ी की, लेकिन इस बार जो चेंजेस किए हैं उसके बाद ये गाड़ी चलाने में और भी जबरदस्त हो चुकी है, कॉन्फिडेंस और भी बढ़ चुका है और साथ के साथ इसको जितना भी आप टॉर्चर कर लो इसकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होती। क्या क्या कराया है वो सब जानते हैं सुशांत से। सुशांत भाई एक बार फिर से आपका स्वागत है। 190 bhp स्टेज 1 में आपने किया था पहले, अभी इसमें क्या क्या चेंजेस आप कर चुके हो? उसके बाद से मैंने इसमें सबसे पहले इंटरकूलर अपग्रेड मारा है। ठीक है। तो उस टाइम वो मार्केट में आ चुका था। डिफरेंस ये है कि पहला जो स्टॉक इंटरकूलर था उसका सरफेस एरिया कम था। ठीक है। अब जो है इसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है, कूलिंग ज़्यादा हो जाती है। कूलिंग ज़्यादा होती है, इनटेक एयर टेम्परेचर आपका डाउन होता है गाड़ी का। तो उससे क्या है कि गाड़ी के जब हाई स्पीड मल्टीपल रन लेते हैं तो कंसिस्टेंट रहते हैं। अच्छा। पहले वो ड्रॉप हो जाते थे एक टाइम पे आके गर्म होके। इंटरकूलर की खास बात ये है कि ये इंटरकूलर 450 bhp तक झेल सकता है, बट कारी उतनी नहीं झेल सकती। ये जो इंटरकूलर है गैरेट का इसमें कोर है, सेम कंपनी का टर्बो है हमारे पास। तो ये अच्छी चीज़ है इसकी। बाकी और इसके बाद फिर मैंने स्टेबिलिटी के लिए पीकमू से कॉन्टैक्ट किया था। पीकमू हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उन्होंने ऑलरेडी एक वरना अपने पास रखी थी डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें सारी चेसी ब्रेसिंग्स बनाई थी। उसके बाद मैंने इसका फ्रंट और मिड ऑर्डर किया था कि वो एक तरह से रोल आउट हो चुका था पब्लिक के लिए। तो उसके बाद से जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है ना, जो कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस है वो काफी बढ़ गया है। एक आपको लगता है कि आपने मिनी कॉइल ओवर गाड़ी में डाल दिया है। अच्छा। और पीछे अभी कुछ नहीं? पीछे का बन चुका है, बट अभी वो मेरे पास नहीं आया, अभी डेवलपमेंट फेज में है। जैसे ही वो आएगा तो गाड़ी के जो पीछे का फिश टेलिंग वाला मोमेंट है वो हम कम कर सकते हैं। इस गाड़ी के साथ में जो सस्पेंशन आते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट थे। हाँ ठीक है, अभी भी है वैसे, अभी भी अप डाउन मूवमेंट था गाड़ी में। गाड़ी भाग तो बहुत बढ़िया रही थी, परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और 7 सेकंड के आसपास 0 to 100 था उस टाइम पे, 7 पॉइंट समथिंग। लेकिन अभी भी क्या अप डाउन वाला मूवमेंट है? अभी पहले से कम है। हाँ, अगर आप स्पोर्ट मोड में डाल के इसको चलाएंगे तो बहुत मतलब पहले से स्टिफ लगेगी। और उसके अलावा क्या क्या चेंजेस करें आपने इस गाड़ी बाकी में? इसको मैंने पूरा, जैसा आपको पता है, आपने अपने चैनल पे ही बोला था कि दिस कार डिजर्व्स एन लाइन, तो उस पॉइंट को रखते हुए मैंने इसको पूरा एन लाइन कन्वर्ट किया अंदर से भी। जैसे स्टीयरिंग आपने लगाया है, पूरा एन लाइन का OEM स्टीयरिंग डाला है, गियर नॉब डाला है और इंटीरियर ऑल ब्लैक किया है। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं ये मैनुअल है। ये और कितना जा सकती है? अभी जैसे आप 200 bhp तक तो पहुंच गए हैं, अगर हम इसे स्टेज 2 में लेकर जाएं 220 के अराउंड। अच्छा, आपकी प्लानिंग है? मेरी अभी कोई प्लान नहीं है। इतने में संतुष्ट? मैं संतुष्ट। ये जरूरत से ज़्यादा है मेरे हिसाब से काफ़ी। और एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, जिस हिसाब से इस गाड़ी की परफॉर्मेंस है, टायर काफ़ी चल गए हैं। मैंने सोचा ये तो अभी तक घिस गए होंगे। हाँ, इसका मतलब 40,000 के अराउंड में चला चुका हूँ टायर को। हाँ। मेरा प्लान है इसको चेंज करने का। मतलब प्रोफाइल ऊपर जाऊँगा 17 इंचेस पे, तो उस टाइम मैं मिशलिन PS5 सोच रहा हूँ। और साथ ही में मैं BB के प्लान कर रहा हूँ, जो कि बिग ब्रेक किट होती है। अभी आप देखोगे इसकी डिस्क भी चेंज हो चुकी है, बट इससे भी एक ऊपर लेवल पे हम जाएंगे, जिससे कि इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, कितनी चली थी उस टाइम पे जब आपने इसको स्टेज 1 में करा? हाँ, उस टाइम ये अराउंड 24-25,000 चली थी। अभी ये 40 के ऊपर 39 प्लस हो चुकी है। 39 प्लस हो चुकी है और अभी तक कोई इशू है? कोई सिंगल एक भी इशू नहीं है। और काफी हेल्प करी थी इनकी हुंडई डीलरशिप ने। हाँ, इस बार भी। और वो सब चीजें सही चल रही हैं? सब सही चलती हैं। उसमें क्या रहा क्या था? पीछे ड्रम ब्रेक्स थे। ड्रम ब्रेक थे, उसको रियर डिस्क में कन्वर्ट किया था। हाँ। देखो इन्होंने ना रूफ लाइनर भी पूरा ब्लैक कर दिया है, अब ये ऑल ब्लैक हो गई है गाड़ी। अंदर बिल्कुल स्पोर्टी एहसास हो रहा है। और लास्ट वीडियो में ना काफी लोगों ने अप्रिशिएट करा था आपको, अगर आपने कमेंट पढ़े होंगे तो, है ना, याद है? हाँ जी। बाकी बिल्कुल अलग एहसास है गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग चेंज जबरदस्त। अभी आगे खाली पैच आ रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा इसके साथ फन करके देखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ उससे पहले कि कितना खर्चा हो चुका है? पिछली बार तो कुछ ज़्यादा खास था नहीं, जहाँ तक मुझे याद है।
मतलब आप एक तरह से एस्टिमेट लेंगे तो जितनी की मैं इसकी DCT लेता ना 20 पॉइंट समथिंग की, तो मैंने जितनी की मैनुअल लिया 18 पॉइंट की, तो DCT के बराबर ही उतना रेट आ गया, तो उतने के मैंने मोड्स कर दिया, अराउंड 1.5 के अराउंड मैंने खर्च कर दिया इस पर। सही है यार, और क्या चाहिए, और क्या, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। अब थोड़ा सा टर्बो का देखते हैं क्या है हिसाब किताब, पावर। ब्रेकिंग पहले से कितनी इम्प्रूव हुई है? थोड़ी बहुत हुई है मतलब पहले से, क्योंकि अच्छा। रोटर्स चेंज हुए हैं। तो plus- ये ज़्यादा हीट अप नहीं होते होंगे इसके? हाँ, ये फ़ायदा हुआ है। मतलब पहले एक टाइम पे अब गाड़ी जिटरिंग मारने लगती थी, हाँ। वो अब खत्म हो गया है। मेन फ़र्क जो आएगा वो आपका BBK के बाद ही पता चलेगा इस गाड़ी में, क्योंकि पावर इतनी है ना गाड़ी में। मैं जस्ट एक ऐसे ही पुल करके देख रहा हूँ, और जो इनकी आवाज़ है ना इन एग्जॉस्ट की, वो उतनी अंदर महसूस नहीं हो रही, लेकिन जो बेसी साउंड है ना, हाँ। वो बहुत अच्छा फील करवा रही है गाड़ी के अंदर। अब देखो, ये गाड़ी इन्होंने बनाई है अपने लिए, ये कोई गाड़ी स्टॉक में आती नहीं है। जो जो इनको चाहिए था, जैसा ये पसंद करते हैं, वो सब चीज़ें इन्होंने वैसी ही बना दी हैं। मतलब एक एनलाइन वाला फील ये गाड़ी के अंदर ले आए हैं। 200 bhp बहुत होता है भाई साहब, बहुत। तो इंटरकूलर के बाद 10 bhp का अंतर आ गया होगा। हाँ, मतलब ये एक स्टेलर टर्बोस करके एक कंपनी है, तो उन्होंने एक स्टॉक गाड़ी पे ट्राई किया था विदाउट इंटरकूलर एंड इंटरकूलर, तो उसके डायनो चार्ट में 10 bhp का गेन दिखा था। तो वी कैन से कि ट्यून के बाद इस गाड़ी में भी उतना फ़र्क आएगा। और पहले जैसे मूवमेंट थी ना, उतनी ज़्यादा है नहीं इसकी, अप डाउन वाली। हाँ बाकी आप लेन चेंज करके देखोगे कोई फ़र्क दिखेगा आपको। सही है, सही है, बहुत अंतर है, स्पेशली फ्रंट में। हाँ, मतलब एकदम से रिएक्ट कर रहा है स्टीयरिंग इनपुट के बाद, विदाउट एनी ड्रामा। नहीं तो पहले हल्का सा ये राइट हैंड साइड में, अगर मैं लेफ्ट को टर्न लेता हूँ तो आगे राइट हैंड साइड में ये दबती थी, उसके बाद ये डायरेक्शन चेंज करती थी। क्या एवरेज दे रही है? अभी मैं आया हूँ तो रुड़की से, तो 18 समथिंग इसने दिया है। स्पीड मेरी अराउंड 100 ही रही थी, 190 की आसपास, तो उस हिसाब से ठीक है माइलेज। सही है। और ऐसा तो नहीं है सर्विस इंटरवल आपने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया? मैंने शिफ्ट करी है इस पे, मैं 7000 के अराउंड इसकी सर्विस करा देता हूँ। और अच्छा। इसमें जो फ्लूइड्स हैं सारे मैंने चेंज कराए हैं, गेयर ऑयल प्लस आपका इंजन ऑयल भी मैं Hyundai का यूज़ नहीं करता हूँ उसमें। मैनुअल का इसमें इंजन ऑयल है 0W20 फुली सिंथेटिक, प्लस गेयर ऑयल इसमें मैंने रॉय का डलवाया है, अच्छा। जो कि परफॉर्मेंस वाला गेयर ऑयल है, तो उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट है इसमें, क्या नाम है, शिफ्टिंग में। आप देखो काफ़ी स्मूथ है पहले से। बाकी इसमें ब्रेक ऑयल जो है .5.1 चलाता हूँ मैं अभी। .5 में आ गए आप? हाँ, मैं .5.1। ये डीलरशिप में अवेलेबल हो जाता है क्या? नहीं, प्लस इसकी ब्रेक लाइंस भी अगर आप अपग्रेड करोगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा उसके बाद ब्रेकिंग में। अच्छा, डीलरशिप में आपको मना नहीं करते कि ये इसमें हमारे सिस्टम में है नहीं, ये चीज़ें हम नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें, या कोऑपरेट करते हैं? कॉर्पोरेट करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। वैसे जैसे ये ब्रेक ऑयल वगैरह है, ये सारी चीज़ें बार बार सर्विस में इसकी ज़रूरत तो होती नहीं है। हाँ, मेन इंजन ऑयल को लेकर कंसर्न होता है, तो ग्रेड अगर आप जो रिकमेंडेड है अगर वो यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे सर्विस मैनुअल में आप देखोगे 0W20 रिकमेंडेड है, कोई लोग क्या करते हैं 5W30 डलवाने की कोशिश करते हैं, हाँ। तो आप वो नहीं कर सकते, उसमें उससे आपकी वारंटी वाइड हो होगी। जाएगी। हाँ, इन सब चीज़ों की वजह से कुछ मतलब 1% भी कोई प्रॉब्लम आज तक आपको फेस करने को प्रॉब्लम नहीं मिली? है, ये मेरे को तो उल्टा बेनिफिट हुआ है। फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी निकाल रही है गाड़ी, नो डाउट। हाँ। 18 का एवरेज ये MID पे दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। और पिछली बार जो मैंने गाड़ी चलाई थी और मैंने नोटिस भी किया था, मैं आपको बता भी रहा था कि पावर तो हो गई है गाड़ी में अच्छी खासी, लेकिन जो बिहेवियर है गाड़ी का हाई स्पीड में, जो डायनामिक्स हैं, ये वैसे ही हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये ले लिया क्या आपने Hyundai से? क्या चीज़? हाँ, वायरलेस वाला। हाँ, हाँ। आते ही ले लिया था। मुझे लगता है कि वरना जब N-Line आएगी ना, वो ऐसी ही होगी और ऐसी ही चलेगी। अभी तो टायर अपग्रेड भी करना है। टायर अपग्रेड्स प्लस पीकमू के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, तो अभी रियर की ब्रेसिंग्स आनी बाकी हैं, फ्रंट स्टड बार भी आने बाकी है इसका, तो उसके बाद लगने के बाद पीकमू ने कहा है कि ये गाड़ी N लेवल का परफॉर्म करेगी स्टेबिलिटी में, तो आप सोच सकते हैं N-Line से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं पीकमू। तो उनका कोई जवाब नहीं है इस चीज़ में। ये सिर्फ आप कर रहे हो ये चीज़ें, या फिर और भी मेरे साथ जो भी हैं, जो मेरे ग्रुप में लोग हैं, वो भी ये सब चीज़ें पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी जो वर्ना है वो सब ट्यून्ड है। जनरली सुनने में आता है, जैसे हम कंपैरिजन करते हैं ये जर्मन का और ये Hyundai वर्ना का, कोरियंस का, थोड़ा सा स्टेबिलिटी में रहता है हिसाब किताब, थोड़ा सा ढीला इनका। हाँ, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही।
200 bhp प्लस उसको हैंडल करने के लिए ठीक ठाक स्टेबिलिटी इस गाड़ी में है, और ये काफ़ी जल्दी सेटल भी हो जा रही है यार ये। हाँ, मतलब रियर ब्रेस के बाद तो इसका कोई तोड़ नहीं होगा, मतलब स्टेबिलिटी में, मतलब हर जगह से ये बैलेंस हो जाएगी गाड़ी। लंबा रखोगे इसको? अभी कितना रखने का प्लान है? हाँ, गाड़ी को तो मैं जब तक इसकी लाइफ है, क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी लगती है मेरे को ये वाली। अच्छा। हाँ, जब तक कोई Hyundai 2 लीटर TGDI नहीं लेके आता तब तक ये गाड़ी मेरे पास रहेगी, क्योंकि 1.5 TGDI में ये बेस्ट है अब तक। Hyundai के फैन हो आप, तगड़े वाले। हाँ, मैं कह सकता हूँ मैं तो उनका Hyundai वालों कुछ सीखो इनसे, ऐसे स्टेबल करते हैं गाड़ियाँ। मतलब कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं यार, आपने DCT नहीं लिया और जो DCT ले रहे हैं मतलब 1.5 लाख के आसपास का ऊपर का खर्चा आपका हो गया है। हाँ। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो आपके पास नेचुरली एस्पिरेटेड होती है, उसका भी कुछ ना कुछ कर ही देते हैं आप हैं। नहीं, सेल कर देता इतना ही अच्छा, करता। i20 में भी करा था आपने, उसको भी i20 बनाया में था। मेरे साथ गलती ये हुई थी कि मैंने i20 अप्रैल 2021 में ली थी। हाँ। तब मेरे को कोई आइडिया नहीं था कार्स का, जब इतना भी नहीं पता था कि N-Line आने वाली है। अगर N-Line का पता होता तो मैं वेट करता तो N-Line लेता। तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया था, स्टीयरिंग उसमें भी डाला था N-Line का, प्लस उसका ट्यून आया नहीं था तब तक, तो मैंने ट्यून नहीं कराई थी गाड़ी को। अब मैं उसको गाड़ी को चलाता ही नहीं हूँ, ऐसी रखी है गाड़ी, सेल ही करूँगा। जब i20 1.2 TGDI के साथ आई देन विल शिफ्ट टू न्यू i20। ये मेरा प्लान है अभी। साउंड देखो यार, अब ऐसा नहीं है कि कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, कंफर्ट भी उतना ही है लगभग, कोई मतलब चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे खास। मैनुअल के चलाने का जो मज़ा है ना, वो कोई भी DCT या टॉर्क कन्वर्टर दे नहीं सकता, क्योंकि आपके कंट्रोल में रहती है गाड़ी। पुल बहुत ज़बरदस्त, मिड रेंज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और अभी आप नॉर्मल पे हो। अभी स्पोर्ट्स मोड भी ट्राई करेंगे। हाँ। अच्छा, आपने बताया था कि इसके टर्बो के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, सारा जो फ्यूल इनपुट है इन सब चीज़ों पे काम हुआ है इसके ट्यूनिंग पे। हाँ, टर्बो में भी पॉसिबिलिटी है क्या, और कितना उसमें हो सकता है अगर उसको छेड़ें तो? कर सकते हैं, उसका PSI प्रेशर बढ़ा सकते हैं, बट वही है कि फिर उसके बाद रिलायबल नहीं रहेगी कार आपकी, टर्बो उड़ने की चांसेस ज़्यादा हो सकती हैं। बट अभी जैसे इसका स्टॉक जो था PSI वो भी सेम वही है 20 PSI, तो उस PSI पे इतनी पावर दे रही है, तो डेट्स अ गुड थिंग। मतलब कि मैं कह सकता हूँ ये मैप जो है रिलायबल रहेगा अगर आप इसको अच्छे से चलाओगे गाड़ी। स्पोर्ट्स में तो स्टीयरिंग में भी काफ़ी वेट आ जाता है। हाँ, भाई साहब, कितना बताया था आपने अभी जब लास्ट टाइम चेक करा था 0 to 100? तब आई थिंक 7.3 या 4 के समथिंग आया था। GT ट्यूनर्स इस पे अभी एयर इनटेक पे काम कर रहा है, तो पूरी एयर इनटेक किट आएगी इसकी गाड़ी की। अच्छा, तो वो लग जाएगी तो उसमें आप जो इनटेक का बूस्ट जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। स्पोर्ट्स में तो बहुत बढ़िया पुल है यार। अच्छा, एग्जॉस्ट में कितना खर्चा आया आपका? 30 to 35,000। अच्छा, और इसकी ये पूरी स्टेनलेस स्टील की पाइपिंग बनी है, रेजोनेटर भी कस्टम है, प्लस इसमें आप देखो क्वाड सेटअप है तो 2 मफलर भी लगे हैं, तो दोनों मफलर भी कस्टम ही है साइलेंसर हाउस से। और ये ब्रेक डिस्क वगैरह? ये तो आपकी नॉर्मल स्टॉक प्राइस वाले भी मिल जाएंगे ब्रेक क्राफ्ट की तरफ से। 8-9 हज़ार रुपये की आपको दोनों डिस्क पड़ जाएंगी, और ब्रेक पैड आपको 4,000 के समथिंग। ट्यूनिंग के फ़ायदे भी होते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस को साइड में रखो, कभी आप सोचो कि क्या करूँगा मैं इतनी ज़्यादा पावर का, तो फ्यूल एफिशिएंसी में फ़र्क आया है। और कितना होगा अंतर लगभग? हाँ, मतलब 1 से 2 का इसमें इम्प्रूवमेंट था। अगर मैं इसको बहुत लाइटली इको मोड पे चलाता हूँ ना, तो गाड़ी इजीली 20+ माइलेज देती है। और अभी भी स्टार्टिंग में जब मैं घर से निकला था तो मैं आराम से आया था, तो मेरी गाड़ी MID पे 21-22 समथिंग दिखा रही थी। सही है, इको में भी आप इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इको में भी अच्छा पुल है। इको इसका मुझे लगता है कि जो इसका स्टॉक में स्पोर्ट्स होता होगा उतना तो हो गया होगा। हाँ, उसके आसपास ही चलता है। बढ़िया, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी जैसे दे रही है, पैसे ज़्यादा खर्च किए नहीं है, और प्रैक्टिकलिटी है पूरी गाड़ी में। गाड़ी दिख भी अच्छी रही है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कुछ छपरी टाइप बना दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब टायर अपग्रेड करेंगे, देखते हैं रिम्स का सिलेक्शन इनका कैसा रहता है। टायर साइज़ तो 225 करोगे शायद आप? हाँ, 205 स्टॉक में आता है। हाँ, 205, 55 और 16 आता है स्टॉक में। हाँ। आप करोगे आप 225? 45, 60, 17। मैंने इस गाड़ी में वो जो आपकी पहली वीडियो देखी थी जिसमें आपने वर्ना का ओवरव्यू बनाया था,
तो उसमें आपने एक लाइन बोली थी, दिस कार डिजर्व्स N9। हाँ, मतलब वेन्यू से ज़्यादा ये डिजर्व करती है, राइट? हाँ, बिल्कुल। तो वो टैग लाइन मैंने पकड़ ली थी तब से और वो मैंने इसमें अब करके दिखाया कि पूरा इसका स्टेयरिंग, गियर नॉब और इंटीरियर पूरा N9 वाला दिया है। और इसकी हमने टॉप स्पीड अभी तक ली है, मतलब कह सकता हूँ फास्टेस्ट वरना है, मतलब टॉप स्पीड में 240 हमने टच किया है, 240 239 इस पे। अच्छा। हाँ, और मेरा चलान उस पर दिखाया था GPS स्पीड पे 234। तो आप मान सकते हैं अगर MID पे 237 239 भी रहा होगा तो GPS स्पीड कितनी इसकी 234 तो है, इसका मतलब गाड़ी में इतना तो है पोटेंशियल। बट वो सेफ नहीं था, बट एक वन टाइम मैंने ट्राई किया था। चालान भी दिया है, चालान देने के बाद बात कर रहे हैं। हाँ। वैसे रिस्की है, इतना तेज हाँ। मत चलाया करो। हाँ। थैंक यू सो मच यार you। आने के लिए दोबारा, और बताते रहना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बिल्कुल। बाकी जो भी गाड़ियाँ होंगी आपकी नज़रों में उन पे ही बताना, कोई एक्सपेरिमेंट होंगे तो। हाँ, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू।